ओके, तो अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पहला ब्लैंक ये रहा आपके सामने, जो क्वेश्चन बैंक में दिया था। लिखा है आई हैव सीन ब्लैंक प्लेसेस, और इसमें मच और मैनी भरना है। तो अब हम सीखेंगे कि मच और मैनी लगता कहाँ है। सभी लोग ध्यान से सुने, जो सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू या लिटिल, जो मेरा बात को सुन रहे हैं वो अपने रजिस्टर में इस चीज को लिखते भी जाएं ताकि उनके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। तो मच, मैनी, फ्यू, लिटिल और सम, एनी और ऑल और बोथ, ये सारे डिटरमिनर्स कहलाते हैं। अंग्रेजी में डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु का निर्धारण करते हैं, उसकी मात्रा का निर्धारण करते हैं, उसकी संख्या का निर्धारण करते हैं। ऐसे शब्दों को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। और ये मच, मैनी, सम, एनी, फ्यू, लिटिल के रूप में आपको अंग्रेजी में देखने मिलते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं मच का प्रयोग कहाँ होता है। मच आपको कहाँ लगाना है, यहाँ क्या सही है हमें ये तो सीखना ही है। इस खाली स्थान में क्या सही है ये कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम एक व्यवस्थित तरीके से सीख रहे हैं। मच का प्रयोग, तो मच का प्रयोग हमेशा ऐसी नाउन के पूर्व किया जाता है, ऐसी संज्ञा के पूर्व किया जाता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अर्थात अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिए, मच का प्रयोग हम वहीं करेंगे जहां पर संज्ञा अनकाउंटेबल होगी। संज्ञा के बारे में हम आपको बता दें कि वचन के आधार पर, संख्या नंबर के आधार पर जो है संज्ञा वो दो प्रकार की होती है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। हमारे सामने हमें जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं, वो दो तरीके की होती हैं, या तो उन्हें गिना जा सकता है या तो नहीं गिना जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो हाथ में अभी किताबें हैं वो कितनी है, तो आप गिनकर बता देंगे सर मेरे पास 3 किताब है, 2 किताब है। लेकिन अगर मैं कहूं बताओ आपके पास कितना ज्ञान है, तो ज्ञान क्या है, गिना नहीं जा सकता। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे फील किया जा सकता है। तो नॉलेज शब्द क्या है, अनकाउंटेबल है। और बुक्स शब्द क्या है, काउंटेबल है। जैसे मान लीजिए पानी है, ये अनकाउंटेबल है, ऑयल है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसी तरह काउंटेबल मतलब जो चीजें हम गिन सके। तो मच का प्रयोग हमें ऐसी संज्ञाओं के पूर्व करना है जो अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल नाउन में कभी वचन नहीं होता, मतलब अनकाउंटेबल नाउन को कभी एक वचन और बहुवचन रूप में नहीं किया जा सकता। यह अनकाउंटेबल ही रहती है, इनका बहुवचन कभी नहीं बनता है। मैनी का प्रयोग अगर हम देखें तो मैनी का प्रयोग ऐसी संज्ञा के पूर्व किया जाता है जिन्हें गिना जा सकता है, अर्थात काउंटेबल नाउन। अतः मैनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ध्यान रखें, जब भी आप मैनी भरें तो उसके बाद आने वाली संज्ञा हमेशा प्लूरल हो, इस बात का कंफर्म कर लें। जब भी आप कभी मैनी का प्रयोग करते हैं किसी भी खाली स्थान में, देखो आगे जाकर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फेस करने हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जल्दबाजी में बच्चे गलत भी कुछ भरकर आ जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मैनी भरेंगे तो हमें ये देखना है कि जो संज्ञा है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। यहाँ देखिए प्लेसेस लिखा है, प्लेस एक वचन है और प्लेस का बहुवचन प्लेसेस है। तो यहाँ पर सही आंसर है मैनी, यहाँ मच सही आंसर नहीं है। चलिए और आगे आपके ज्ञान के लिए ये सेंटेंसेस आप देखिए। ये सेंटेंसेस आप देख करके आराम से मच और मैनी का डिफरेंस आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। यहाँ मैंने आपको उदाहरण के लिए, ठीक है, 6 सेंटेंसेस रखे हैं जो बारी से क्रम से अपना मैच और मैनी का प्रयोग बता रहे हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ओके, चलिए तो पहला सेंटेंस है मनीष ऑन मैनी प्रॉपर्टीज इन द मून। देखिए प्रॉपर्टीज संज्ञा है और प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 ये गिनी जा सकती है, और प्रॉपर्टी का प्लूरल प्रॉपर्टीज होता है और उसके पहले मैनी भरेंगे। मनीष के पास द मून में कई प्रॉपर्टीज हैं। मैनी का हिंदी शाब्दिक अर्थ भी कई होता है और मच का हिंदी शाब्दिक अर्थ बहुत होता है। यदि हम इनके शाब्दिक अर्थों पर गौर करें ना, तो कभी हम मच और मैनी भरने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बहुत शब्द आता है हमेशा मात्रा दर्शाने के लिए, और संख्या यदि दर्शाते हैं तो हम कई कई शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे मैंने बहुत पानी पिया कि मैंने कई पानी पिया, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे नहीं सर ये तो सही ये होगा, मैंने बहुत पानी पिया, तो आई ड्रैंक मच वाटर। मैंने बहुत रोटियां खाई कि मैंने कई रोटियां खाई, तो मैंने कई रोटियां खाई, क्योंकि वो काउंटेबल है। तो बहुत शब्द का इस्तेमाल, ठीक है, हम रोटियों के साथ नहीं करेंगे, हम कहेंगे आई एट मैनी ब्रेड्स। हम ये कहेंगे कि मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया कि मैंने कई ज्ञान प्राप्त किए। हिंदी में सही वाक्य है मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि ज्ञान जो है एक ऐसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है, इसलिए उसके आगे हम बहुत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, इसकी अंग्रेजी होगी आई गॉट मच नॉलेज। ठीक है, इस तरीके से हम अगर वाक्य की हिंदी कर ले तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि मच आगे कि मैनी। सेकेंड सेंटेंस है वी डिड नॉट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। हमने इस वर्ष बहुत लाभ नहीं कमाया। तो प्रॉफिट शब्द जो है ये अनकाउंटेबल है और उसके आगे हमने मच का प्रयोग किया है। अगला सेंटेंस है हाउ मच टाइम डू यू हैव। बड़े ध्यान से या इस बात को देखें, तीसरा सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका अभी हम आपको तर्क भी बताएंगे। हाउ मच टाइम, टाइम देखिए, टाइम और मनी ये दो ऐसे शब्द हैं जो अनकाउंटेबल श्रेणी में आते हैं। टाइम और मनी शब्दों को हमेशा अनकाउंटेबल श्रेणी में रखा जाता है। मैं जो बोल रहा हूं यदि आप लिखना चाहें तो लिखते जाइए, रफ में लिख लीजिए जैसा आप चाहें वैसे। तो जब भी आपको टाइम और मनी जैसे शब्द मिले तो आपको उनके पहले मच लगाना है। कोई कहेगा टाइम तो हम गिन सकते हैं, कैसे? जैसे हमने कहा कि बताओ कितने घंटे पढ़ाई, तो हमने तो 4 घंटे पढ़ाई की, तो गिन तो लिए 4। तो देखिए समय और पैसा अनंत होता है, यह इन्फिनिटिव होते हैं, इनका कोई अंत नहीं है और इन्हें आभासी रूप से एस्टिमेशन के रूप में हमेशा अनकाउंटेबल की श्रेणी में हम मानते हैं। जैसे पैसा है, अब पैसा मान लीजिए हमने किसी को नोट दिए तो वो कहेंगे सर हम गिन तो लेते हैं, और गिन लेते हैं मतलब काउंटेबल, तो गिनने का मतलब काउंटेबल नहीं है। आपको हम 10-10 के 4 नोट देंगे तो 40 रुपए हो गए, यदि 100-100 के 4 दिए तो 400 हो गए, 500 के 4 दिए तो 2000 हो गए। तो वो क्या है, मुद्रा है, उसको हम गिनते हैं और उसका आभास करते हैं, और मनी को हम आभासी रूप में लेते हैं। इसलिए मनी और टाइम जब आए तो कभी मैनी नहीं लगाना, वहां मच का ही प्रयोग होगा। हाउ मच टाइम डू यू हैव, तीसरा सेंटेंस है हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास बहुत समय है। हाउ मच टाइम, सॉरी कितना समय, डू यू हैव आपके पास है। क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 4 है डॉली डज नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स में एस लगा है, प्लूरल नाउन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके अंत में हमें एस और यस लगा मिलता है। लेकिन ऐसे हर शब्द नहीं होते, जैसे मैन का प्लूरल एम मैन का प्लूरल मैन होता है, वहां एस लगा नहीं मिलता। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्शन होता है। तो अधिकतर शब्द आपको प्लूरल होने का आभास कराएंगे एस और ईएस लगने से, लेकिन कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जिनमें एस और ईएस नहीं आता, फिर भी वे प्लूरल होते हैं। पांचवा सेंटेंस है इट डज नॉट नीड मच मिल्क। सॉरी इट लिख गया लिख गया है, या ही डज नॉट है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो इसको कैंसिल करके ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें आप। ही डज नॉट नीड मच मिल्क, तो उसे ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो मिल्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का प्रयोग कर रहे हैं। मानसी हैड सो मच फन, फन मतलब मनोरंजन, मनोरंजन बहुत होता है, मनोरंजन कहीं नहीं होता। मानसी मेरी बेटी का नाम है और मेरा स्वयं का नाम मनीष है, आपको सेंटेंसेस में मिल रहा है। मानसी हैड सो मच फन, मानसी ने बहुत मनोरंजन लिया या बहुत आनंद उठाया। तो ये मच और मैनी के आपके एग्जांपल्स हैं। थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली, ये मैंने आपको हाईलाइट करके बताई है, ध्यान दें इस चीज का कि टाइम और मनी को हमेशा अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है। तो कभी आपके सामने ऐसा सेंटेंस मिले आई स्पेंड ब्लैंक मनी देयर, तो आपको वहां पर मच भरना है, मैनी नहीं भरना है। मैंने वहां पर बहुत पैसा खर्च किया। सभी को समझ में आ रहा है?
ओके, चलिए दूसरी ध्यान देने वाली बात, ये मच और मैनी के लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में घर पे नोट्स बना लें तो भी सही रहेगा, और जो बातें लिखने की है वो लिखते भी जाएं आप। ध्यान देने वाली दूसरी बात है जब वाक्यों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंकिंग की परीक्षा में, साथ में आपको कॉम्पिटिटिव का भी यहाँ पर थोड़ा सा सेंस में जोड़ रहा हूँ। और एक बार एमपी बोर्ड ने 2010 की परीक्षा में एक सेंटेंस दिया था और उसमें उसने ये लिख कर दिया था, ये वाला सेंटेंस 2010 में एमपी बोर्ड ने प्रेषित किया था छात्रों के लिए। उन्होंने लिखा ओनली, और ओनली के बाद खाली स्थान, और स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर फ्यू और मैनी दे दिया उन्होंने भरने के लिए। अब मैनी का प्रयोग भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होता है और फ्यू का प्रयोग भी होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। ये देखिए स्टूडेंट्स कैसी संज्ञा है, गिनने वाली संज्ञा है, वो किस रूप में है, बहुवचन रूप में है। तो यहाँ हम देखते हैं तो हमें मैनी भी सही लग रहा है और फ्यू भी सही लग रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि यदि वाक्य में ओनली का प्रयोग कभी हो जाता है, यदि, वैसे तो परीक्षा में आपको ऐसे एक साथ नहीं आएंगे, आपको सेट ही आएगा, मच और मैनी भरिए या फ्यू या लिटिल भरिए, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी फ्यू और मैनी इकट्ठा आ गया, तो इकट्ठा आ गया तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ना कुछ शरारत करके दी है, और वो शरारत ये है कि अगर वाक्य में, जब वाक्यों में ओनली का प्रयोग होता है तो वहां मैनी और मच का प्रयोग नहीं हो सकता। यदि वाक्य में ओनली आगे लगा है तो ना तो आपको मैनी लगाना है कभी भूल से, ना आपको कभी मच लगाना है। ठीक है, आपको केवल और केवल प्रयोग करना है फ्यू का, और मच और लिटिल आए तो आपको यहाँ पर प्रयोग करना है लिटिल का। ये लिटिल का एग्जाम्पल देखिए, ओनली खाली स्थान वैक्सीन वॉज गिवन। अब वैक्सीन कैसी है, वैक्सीन एक ऐसी संज्ञा है जिसे गिना नहीं जा सकता, तो यहाँ मच भी आ सकता है और लिटिल भी आ सकता है, क्योंकि मच और लिटिल का प्रयोग दोनों का अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। लेकिन हमें यहाँ पर शब्द मिल रहा है ओनली, और अगर ओनली शब्द ये पीछे लगाओ या आगे लगाओ कहीं भी लगाओ, आपको ओनली अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में मिल गया तो वहां पर ठीक कभी मैनी और मच नहीं जाते, वहां उनके छोटे भाई जाते हैं फ्यू और लिटिल। यहाँ लिखा है ओनली लिटिल वैक्सीन वाज गिवन, यानी थोड़ी सी वैक्सीन दी गई, ठीक, केवल थोड़ी सी वैक्सीन दी गई। अगर मान लीजिए मच भरते हैं धोखे से तो देखिए आप सेंस क्या हो जाएगा, ओनली मच वैक्सीन वाज गिवन, यानी केवल बहुत वैक्सीन दी गई। अब बहुत और केवल शब्द अपने आप में एक कॉन्ट्रास्ट लग रहा है आपको। ऊपर के सेंटेंस में अगर हम कहें ओनली मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ओनली मतलब केवल, मैनी यानी केवल कई स्टूडेंट्स उपस्थित थे क्लास में, तो केवल के साथ कई का प्रयोग हो ही नहीं सकता, केवल के साथ बहुत का प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो इनके फिर छोटे भाई जो हैं वो प्रयोग होते हैं ओनली के साथ फ्यू काउंटेबल के लिए, और ओनली के साथ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। चलिए आगे चलते हैं, डिटरमिनर की श्रृंखला में आपको ठीक सम और एनी भी सीखना है। एक वाक्य सम एनी का जरूर एमपी बोर्ड में आता है, ये बड़े सरल होते हैं। ठीक है, तो सम के प्रयोग को अपन देखते हैं। सबसे पहले सम क्या होता है, सम का अर्थ होता है कुछ, और इसका प्रयोग हम एफर्मेटिव वाक्यों में करते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से सुने, केवल सम और एनी जो है वो किसी वाक्य की संरचना को देखकर भरे जाते हैं। मेरी बात अच्छे से सुनना, सम और एनी का प्रयोग वाक्यों में केवल संरचना को देखकर किया जाता है। बाकी सभी जो बचे हुए डिटरमिनर्स हैं जैसे मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, ऑल, बोथ, कोई भी डिटरमिनर है वो नाउन को देखकर भरे जाते हैं। सम और एनी को केवल वाक्य की संरचना को देखकर भरा जाता है, और बाकी बचे हुए जितने भी डिटरमिनर्स हैं उनमें संरचना को नहीं, उनमें हमें केवल और केवल ठीक नाउन को देख करके भरना होता है सेंटेंस में। तो सम का अर्थ होता है कुछ, और इसका प्रयोग हम एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक अंग्रेजी का ऐसा वाक्य जिसमें कोई नॉट ना हो और जिसमें पीछे क्वेश्चन साइन ना लगा हो, उसी वाक्य को पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पहला सेंटेंस है ही गेव मी सम मिल्क टुडे, अगला सेंटेंस है आई हैव सम न्यू बुक्स ऑन द टॉपिक, उसने मुझे कुछ दूध दिया, और दूसरा सेंटेंस है आई हैव सम न्यू बुक्स ऑन द टॉपिक, मेरे पास कुछ किताबें हैं इस टॉपिक पर, मनीष नेमा हैज सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बुक,
और मनीष नेमा के पास कुछ इसमें ये नहीं देखना अपन को कि इन्फॉर्मेशन में एस जुड़ा है कि नहीं, बुक्स में एस जुड़ा है, यहाँ कुछ नहीं देखना। यहाँ केवल और केवल सम एनी के लिए ये देखना है कि वाक्य की प्रवृत्ति क्या है। वाक्य यदि सकारात्मक है, पॉजिटिव प्रवृत्ति का है, तभी सम का प्रयोग होगा, नहीं तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। चौथा सेंटेंस है आई हैव सम फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से चारों सेंटेंसेस क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अपवाद। अपवाद मतलब ये तो नियम हो गया। नियम क्या हो गया, सम का प्रयोग केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। तो अपवाद क्या है, कभी कभी यदि वाक्य में अति नम्र निवेदन हो तो इंटेरोगेटिव वाक्य में भी सम का प्रयोग करते हैं। इस बात का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ऐसे अंग्रेजी के वाक्य जो वुड से या कुड से शुरू हो, वुड या कुड से शुरू हो और जाकर के प्रश्नवाचक बने, तो उनमें आपको सम लगाकर आना है। क्यों? क्योंकि इनसे निवेदन का भाव व्यक्त होता है, प्रश्न का भाव व्यक्त नहीं होता। दिखते ये प्रश्न जैसे हैं, लेकिन इनके अंदर भाव छुपा हुआ होता है निवेदन का। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम सम का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस आपके सामने है, वुड यू प्लीज lend me some money? क्या आप मुझे कुछ रुपया उधार देंगे? Could you please give me some books on the topic for 2 days? क्या आप इस टॉपिक के लिए 2 दिन के लिए मुझे कुछ किताबें दे सकते हैं? ठीक है, हिंदी क्या है इससे कोई मतलब नहीं, हमें संरचना देखना है। संरचना देख कर तय करना है कि सम आएगा कि एन। तो ये अपवाद बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। एक अपवाद और है जो बैंकिंग की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, वो हम आगे अभी चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल एक स्लाइड और मैंने बना दी है, आप देखें। When we offer request and ask for things, we use some. जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑफर देते हैं या कोई चीज किसी से पूछते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन वाले वाक्यों में भी सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ऑफर एंड रिक्वेस्ट, वुड यू लाइक सम कॉफी? ये हम किसी को ऑफर दे रहे हैं कि क्या आप कॉफी पियेंगे? यस प्लीज, कुड आई हैव सम केक? ठीक है, और फिर हमने दूसरा सेंटेंस बोला, कुड आई हैव सम केक? ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं थोड़ी सी केक ले सकता हूँ? ठीक, तो ये अब किसी से कुछ पूछते हैं जब, कैन आई हैव सम सूप प्लीज? क्या मैं ये थोड़ा सा सूप ले सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स। कैन यू गिव मी सम मनी? क्या तुम मुझे थोड़ा सा पैसा दे सकते हो? ये सारे वाक्य देखिए क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चन वाले वाक्यों में भी सम का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इन वाक्यों से कहीं ना कहीं ऑफर, रिक्वेस्ट और कहीं ना कहीं जानकारी लेने का भाव प्रकट हो रहा है। अब चलते हम एनी। हाँ, देखो, डिटरमिनर्स में ही सेंटेंस के प्रकार हैं जिसमें हमें तय करना पड़ता है कि हमें सम एनी कहाँ भरना है। सेंटेंस के प्रकार हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस के प्रकार अलग होते हैं। सेंटेंस संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और बिहेवियर के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस, वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ सेंटेंस के प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर डिटरमिनर, हम यहाँ डिटरमिनर्स के यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ। यूज ऑफ एनी, एनी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एनी के प्रयोग के लिए ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए। एनी का अर्थ होता है कोई, और इसका प्रयोग हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में करते हैं। मेनली बात आपको ध्यान रखना है, सम और एनी का प्रयोग संरचना पर निर्भर करता है। ये बात आज से अपने दिमाग में बांध कर रख लो कि सम और एनी जब भी भरने हम जाएंगे तो हम वाक्य की संरचना पर ध्यान देंगे, हमें वाक्य में आई हुई नाउन पर ध्यान नहीं देना है। क्लियर? तो एनी को हमें उन वाक्यों में भरना है जो नेगेटिव हो और जो इंटरोगेटिव हो। सेंटेंस है ही डिड नॉट गिव मी और फिर जुड़ा है एनी बुक्स। तो यहाँ देखिए ये डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, तो हमने यहाँ एनी फिल किया है ऑन द टॉपिक। उसने मुझे इस टॉपिक पर कोई भी किताब नहीं दी। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 है, डू यू हैव एनी न्यू शर्ट फॉर मी? डू यू हैव एनी न्यू शर्ट फॉर मी? तो यहाँ पर वाक्य क्वेश्चन है और क्वेश्चन वाले वाक्य के लिए हमने यहाँ पर एनी का प्रयोग किया है।
अब थोड़ा सा बहुत ध्यान देने वाली बात, ये कंपटीशन इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत जरूरी होती है और आपके एमपी बोर्ड ने भी एक बार इसका इस्तेमाल किया है। क्या लिखा है जरा ध्यान से आप देखें। कभी कभी एनी का प्रयोग साधारण वाक्यों में भी कर लेते हैं। यदि किसी वाक्य में हार्डली, बेयरली, विदाउट, नेवर, स्कार्सली, इन शब्दों को मैं फिर से पढ़ रहा हूं। हार्डली यानी बड़ी मुश्किल से, बेयरली, विदाउट, नेवर और स्कार्सली, ये सारे शब्द नेगेटिविटी को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी अंग्रेजी वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग आपको देखने मिले तो आप सम और एनी में से केवल एनी भरेंगे, चाहे वाक्य पॉजिटिव क्यों ना हो। पहला सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर, ही क्रॉस्ड द रिवर विदाउट एनी ट्रबल। देखिए पूरा वाक्य पॉजिटिव है, लेकिन इसमें कौन सा शब्द प्रयोग हो गया, विदाउट, और विदाउट शब्द के प्रयोग होने से हम यहाँ पर सम नहीं, हम एनी भरेंगे। उसने नदी को पार कर लिया बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परेशानी के। दूसरा सेंटेंस है, he could hardly find any new book on this topic। उसे बड़ी मुश्किल से इस टॉपिक पर किताब मिली है। यहाँ हार्डली का अर्थ है बड़ी मुश्किल से। क्या सभी को समझ में आ रहा है? तीसरा सेंटेंस है, वी कुड बियरली सी एनी मूवी। बियरली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। वी कुड बियरली सी एनी मूवी, हम बड़ी मुश्किल से फिल्म को देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर बियरली है, यहाँ पर हार्डली है और यहाँ पर विदाउट शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस होते हुए भी एनी का प्रयोग किया है। ये सेंटेंसेस बहुत ध्यान से रखे जाए। ये अभी बोर्ड ने तो हार्डली वाला एक बार पूछा था, लेकिन उसके बाद नहीं पूछा, लेकिन आप ध्यान रखें भविष्य की तैयारी के हिसाब से। चलिए एनी का अपवाद देख लीजिए। हर जगह नियम होते तो अपवाद होते, तो एनी का क्या अपवाद है? इसका प्रयोग हम चॉइस दर्शाने वाले वाक्यों में भी करते हैं, भले ही ये पॉजिटिव फॉर्म में हो। यानी एनी का प्रयोग हम पॉजिटिव वाक्य में भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन जब वो चॉइस दर्शा रहा हो। जैसे सेंटेंस लिखा है, यू कैन सिट एनीवेयर इन द हॉल। तुम हॉल में कहीं भी बैठ सकते हो। अब देखिए ये बात पूरा पॉजिटिव है, लेकिन हमने यहाँ एनी का प्रयोग किया है क्योंकि इस वाक्य से चॉइस का आभास हो रहा है, चॉइस का बोध हो रहा है। यू कैन सिट यानी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जहां बैठना हो बैठ जाओ। तो हम किसी को किसी की चॉइस के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है, मनीष कैन टेक एनी सब्जेक्ट इन क्लास 12। मनीष कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, ये मनीष की चॉइस है। तो मनीष कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है क्लास 12 में। तो देखिए यहाँ पर एनी का प्रयोग हुआ, पूरा वाक्य पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाक्य में भी एनी का प्रयोग होता है, लेकिन कंडीशन कंडीशन ये कि वो चॉइस को दर्शाए, है ना। आपने सुना भी होगा कई बार बोलचाल में कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, तो ये तो नेगेटिव है, तो इसमें एनी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने पूछा हाउ मच, हाउ टाइप ऑफ बुक आई कैन टेक, तो अपन कह सकते हैं यू कैन टेक एनी बुक, यू कैन टेक एनी बुक, तुम कोई भी बुक ले सकते हो। तो ये आपकी चॉइस का है। तो जब चॉइस का बोध हो, जब चॉइस का आभास हो, तो ऐसे वाक्यों में हमें एनी भरना है। ये बैंकिंग की परीक्षा में पूछे गए सेंटेंसेस थे। अब एक और अपवाद एनी का, एनी आफ्टर इफ, वेदर एंड इन एक्सप्रेशन ऑफ डाउट। जब वाक्य इफ से शुरू हो, जब वाक्य वेदर से शुरू हो, तो आपको हमेशा ऐसे वाक्यों में एनी का प्रयोग करना है जब वो डाउट या शंका का भाव व्यक्त कर रहे हैं। इफ यू नीड एनी मोर मनी, मनी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है, आप थोड़ा सा सुधार लेना। इफ यू नीड एनी मोर मनी, इफ यू नीड एनी मोर मनी प्लीज लेट मी नो। यदि तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव वाक्य और एनी का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वाक्य इफ से शुरू हुआ है और जो
डाउट का हमें संकेत दे रहा है। ठीक है, मतलब मुझे शक है कि तुम्हें और जरूरत पड़ेगी पैसों की, तो हमने सामने वाले से ये कहा, इफ यू नीड एनी मोर मनी प्लीज लेट मी नो, मुझे बता देना। अब आपके सामने बहुत सारे सेंटेंसेस सम एनी को लेकर है। 10 सेंटेंसेस आपके सामने सम एनी को लेकर के दिए गए हैं। ठीक है, फटाफट आप अपने चैट बॉक्स में, ठीक है, देयर आर पिक्चर्स इन दिस बुक, तो सम एनी भरना है। सम एनी भरने के लिए हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वाक्य पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो पहला वाक्य पॉजिटिव है, तो हम इसमें क्या भरेंगे, सम। दूसरा वाक्य नेगेटिव है, अब मैं ये वाक्य पढ़ नहीं रहा हूं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं केवल आंसर्स पर आपका फोकस कर रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है आई हैवंट, तो ये नेगेटिव वाक्य, तो यहाँ पर हम भरेंगे एनी। थर्ड सेंटेंस नेगेटिव है, हैवंट लिखा है, यहाँ भरेंगे एनी। फोर्थ सेंटेंस देयर इज सम टी इन द किचन बट देयर इज नॉट एनी मिल्क। पांचवा सेंटेंस डोंट मेक एनी नॉइज, ही वांट्स टू गेट सम स्लीप। छठवा सेंटेंस देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 7, आर देयर एनी लेटर फॉर मी, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, बाकी इसलिए यहां नहीं आएगा। 8 नंबर पर आई वांट ब्लैंक फ्रेश एप्पल्स, ये बात पॉजिटिव है, सम आएगा, लेकिन आगे जो है क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना है, तो यहाँ आएगा हैव यू एनी, आई वांट सम फ्रेश एप्पल्स, हैव यू एनी। क्वेश्चन नंबर 9, शी आस्क्ड मी फॉर blank eyes, तो she asked me for some eyes but I couldn't find any, I couldn't find any, यहाँ any आएगा क्योंकि आगे का वर्ड नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 10, I have some more letters for you to write, मेरे पास कुछ पत्र हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो ये 10 सेंटेंसेस आपको सम और एनी के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रहा हूं। हाँ, तो 44 पार्टिसिपेंट्स हैं आज हमारे पास। तो आज हमारी क्लास में हमने क्वेश्चन बैंक का पहला प्रश्न उठाया था, और पहला प्रश्न डिटरमिनर्स का था, इसलिए हमने मच मैनी के साथ साथ आपको आज सम मैनी के बारे में भी जानकारी दी। वैसे तो हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन में जाकर के सारे ब्लैंक्स को वहीं पढ़ना है और वहीं आपको अर्थ बताते जाना, लेकिन आज मेरे पास ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स थी मच की, मैनी की, सम की, एनी की, उनके अपवाद, ये थोड़ी बृहद स्टडी है, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए मैं अलग से पढ़ाता हूँ, वो अलग क्लासेस है, लेकिन चूंकि स्लाइड्स बनी